हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी यूट्यूब चैनल पे। और आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट है। याद रखिए IAS अगर आप एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा कि अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में एक आइसबर्ग जो है वो टूटा, और ये आइसबर्ग का जो आकार है, साइज है, ये न्यूयॉर्क सिटी से 3 गुना बड़ा, ग्रेटर लंदन से जो है वो 2 गुना बड़ा, और लगभग 4000 स्क्वायर किलोमीटर का ये आइसबर्ग टूटकर अंटार्कटिका से जो है वो अलग हो चुका है। और अगर मैं कहूं तो ज्यादातर लोग इसका कारण जो समझने वाले हैं वो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज है, पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर कारण दूसरा है। ये याद रखिए कि इस प्रकार के माइन्यूट और माइक्रो लेवल के टॉपिक्स पर यूपीएससी का काफी ध्यान होता है, काफी प्रश्न आया करते हैं। इसलिए याद रखें कि ये जो घटना है, ये घटना अंटार्कटिका वाले जो क्षेत्र है वहां पर घटित हुई है, और ये जो हिस्सा है जो टूटा है वो टूटकर अभी प्रवाहित होगा। और ये संभावना है कि आने वाले समय में आप पाएं कि ये एक द्वीप से टकरा जाए, और ये अगर उस द्वीप से टकराता है तो ये उस स्थान की जैव विविधता अर्थात बायोडायवर्सिटी को काफी नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, जो कि पहले हो चुका है। कौन सा है वो आइलैंड, क्यों इसका प्रवाह होगा, और एग्जैक्टली आइसबर्ग क्या है, इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। आई थिंक आपने आइसबर्ग का नाम पहले कभी ना कभी जरूर सुना होगा। ये आपने टाइटैनिक मूवी में सुना होगा, जहां पर टाइटैनिक जो जहाज था ये एक आइसबर्ग से टकरा गया था। आइसबर्ग क्यों बनते हैं, क्यों टूटते हैं, तथा ये किस प्रकार से प्रभावित करते हैं उस स्थान को, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट, याद रखिए कि स्टडी IQ के जो बैचेस हैं ये लॉन्च हो चुके हैं। 23 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप सीरियस IAS एस्पिरेंट हैं और यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में, एक बेहतर तरीके से अपनी जर्नी को प्ले करने की, अपने सिलेक्शन को एंश्योर करने के लिए। मैं इसमें आपको स्पष्ट कर दूं, इसमें SIP प्रोग्राम इंक्लूडेड है, विच इज नथिंग बट अ क्रैश कोर्स। आपके प्रीलिम्स के पहले आपके प्री के सारे सब्जेक्ट जो हैं उस क्रैश कोर्स में कवर कर दिए जाएंगे। सेकेंडली, इसमें MRP प्रोग्राम इंक्लूडेड है, मतलब मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम। अगर आप इसका हिस्सा होते हैं, यानी कि अगर आपका प्री क्वालिफाई होता है, तो आप जो है वो मेंस की तैयारी स्टडी IQ अपने खर्चे पर, अपने स्थान पर, अपने प्रीमाइसेस में बुलाकर आपको कराएगा। थर्डली, याद रखिए कि स्टडी IQ का जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, साथ ही 1-to-1 मेंटरशिप और डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम विच इज कैप, यानी कि 5 चीजें इस बैच में पूरी तरह से इंक्लूडेड हैं। आपको इसके लिए जो कॉस्ट पे करना है वो आपके सामने है बाय यूजिंग दिस कोड। ओके, चलिए तो हम अपनी न्यूज पर वापस आते हैं। यहां ध्यान दीजिए कि जैसा मैंने आपको बताया, अंटार्कटिका वाले क्षेत्र से जो आइसबर्ग टूटा है इसका नाम है A23A। ये ग्लेशियर्स के हिस्सों का नाम रखा जाता है। सामान्यतः यह समझा जाता है कि आइसबर्ग का टूटना या फिर टूटकर अलग होना ये किसी बड़ी प्राकृतिक दुर्घटना या फिर किसी बड़े क्लाइमेटिक चेंज को इंडिकेट करता है। बट मैं यहां स्पष्ट कर दूं, याद रखिए कि ये जो आइसबर्ग टूटा है, पहली चीज तो इसका आकार काफी बड़ा है। दूसरी चीज, इसके आकार के कारण इसका नाम जो है वो आइस आइलैंड रखा गया है, और कई बार इसे जो है आइसबर्ग आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसका फर्स्ट टाइम पे सेपरेशन याद रखिए कि ये हुआ था 1986 में। और एक रोचक जानकारी मैं आपको देता हूं, सोवियत यूनियन का यहां पर जो है अनुसंधान केंद्र हुआ करता था। जब ये टूटकर अलग हुआ तो वहां से फिर जो है वो सारे अनुसंधानकर्ता जो है वो निकल गए थे। ये हिस्सा 1986 के आसपास जो है वो टूटकर अलग हुआ था। लेकिन याद रखिए कि जिस स्थान पर यह था उसे कहा जाता था वेडेल सागर। मैं अभी इसके बारे में, वेडेल सी, अभी इसके बारे में सारी जानकारी आपको दूंगा। आप इस प्रकार से देख पाएंगे कि आप इजीली अंडरस्टैंड करेंगे कि किस प्रकार से जो है यहां पर चीजें हैं। ओके, चलिए तो वेडेल सागर के जो धरातल है उससे आइसबर्ग टकरा गया था, यानी कि आइसबर्ग इतना बड़ा था कि सागर के धरातल से टकरा गया था, यानी कि टूट ये 1986 में गया था। लेकिन वेडेल सागर के धरातल से टकराने के कारण ये उसी स्थान पर रुका हुआ था। 2020 तक इसमें कोई मूवमेंट नहीं हुआ। फिर अचानक से 2020 के बाद जो है थोड़ा हिलना प्रारंभ हुआ, और आज के समय आप पाएंगे कि ये पूरी तरह से टूट चुका है, अलग हो चुका है, और अब प्रवाहित होना स्टार्ट कर रहा है। अब यहां 2 चीजें हैं। एक तो पहली चीज, ये टूटा क्यों, दूसरी चीज ये बह क्यों रहा है, और तीसरी चीज ये टकराएगा तो क्या होगा। अब इस तरीके से पढ़ा जाता है और इस तरीके से समझा जाता है चीजों को। याद रखिए कि अगर मैं आपसे कहूं तो ये टूट क्यों रहा है, तो इसके टूटने का कारण है कि ये जो आइसबर्ग है ये किसी ग्लेशियर का हिस्सा नहीं है, ये एक हिम पट्टी, या मैं कहूं इसे आइस शेल्फ के नाम से जाना जाता है। ये जो आइस शेल्फ है, ये शेल्फ क्या होता है, तो देखिए ये अंटार्कटिका है। इस अंटार्कटिका एक महाद्वीप है, आई थिंक आप सभी को पता होगा। उसके सामने जो है वो सागर है, इसे दक्षिण सागर के नाम से जाना जाता है। और अब यहां पर अदर सीज एंड लोकल,
अब ये जो सागर है इसके ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर परमाफ्रॉस्ट है, यानी कि बर्फ जमी हुई है। इसका एक हिस्सा इस प्रकार से बाहर निकल कर आता है। याद रखिए कि परमाफ्रॉस्ट और हिमनद का वो हिस्सा या फिर ध्रुवों का वो हिस्सा जो आगे बढ़कर सागरों के ऊपर तक निकला होता है, उसे आइस शेल्फ कहते हैं। ठीक, यहां पर दो आइस शेल्फ है मेजर। किस पे? तो आप पाएंगे अंटार्कटिका में। एक आइस शेल्फ को जो कहा जाता है रॉन हिमपट्टी, दूसरे को कहा जाता है रॉस हिमपट्टी। यानी कि यह पूरा महाद्वीपीय क्षेत्र है और इसका आगे विस्तार पानी के ऊपर ऊपर और नीचे इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। इसे रॉन और रॉस के नाम से जाना जाता है। क्वीन ऑफ मोड रेंज इसमें आती है। ट्रांस अटलांटिक पर्वत इस स्थान पर आते हैं। क्लियर? अब यहां आप देख पाएंगे यह है वेडेल सागर। अब याद रखिए वेडेल सागर में इस तरीके से आप पाएंगे, वेडेल सागर में रॉन हिमपट्टी से टूटकर हिमनद निकला है। ठीक, यानी कि इसका टूटना वास्तविकता में एक घटना हो सकती है जो सामान्यतः घटित होती है। यानी कि जनरल और नॉर्मली अकरिंग प्रोसेस भी एक होती है जहां पर इस प्रकार की घटना हो। पहली बात। दूसरी बात, अब जब यह टूटा, यानी कि वेडेल सागर से जब यह टूटा, तो टूटने के पश्चात यह बहना क्यों प्रारंभ कर रहा है? तो इसके बहने के पीछे का कारण आइए इसे समझते हैं। याद रखिए इसका कारण है अंटार्कटिका का सरकमपोलर धाराएं या फिर अंटार्कटिका की सरकमपोलर करंट। अब ये सरकमपोलर करंट क्या होते हैं? तो इस चीज को समझिए कि इस महाद्वीप में, जैसे आपने जो है महासागरीय जलधाराएं पढ़ी होंगी, उसी प्रकार से जो है इस महाद्वीप के चारों तरफ जो है वो सागरीय जल का प्रवाह होता है। ये चारों तरफ घूम रहे होते हैं। और याद रखिए कि ये मुख्यतः आप इन्हें 4 या 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसमें सबसे बाहर ये अंटार्कटिका का स्मॉल सा मैंने मैप बनाया है, ये रॉन है, ये रॉस है। और याद रखिए यहां पर एक जलधारा दिखाई देगी जो बिल्कुल बाहर है। उस जलधारा को कहा जाता है सब आर्कटिक, नो सब अंटार्कटिक की फ्रंट जलधारा। फिर आती है अंटार्कटिक फ्रंट जलधारा। फिर ये 2 हो गई। अब अंदर 2 हैं। अब इन्हें गायर कहा जाता है। ये गायर क्या होते हैं? तो कुल मिला के सिंपल शब्दों में समझिए कि वह सागरी जलधारा जो एक ही स्थान पर गोल गोल घूम रही हो। याद कीजिए मैंने आपको समझाया था कि बरमूडा ट्रायंगल में ये कहा जाता था शिप जो है जब वहां पहुंचते हैं तो दिशा भ्रमित हो जाते हैं और गोल गोल घूमना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसा लगता है कि कोई शक्ति उन्हें घुमा रही है। याद रखिए कुछ ऐसी ही स्थिति है। यहां पर आप पाएंगे कि वेडेल सागर में जो जलधारा है वो एक ही स्थान पर लॉक होकर घूमना प्रारंभ करती है। अगर मैं आपको इस स्थान पर दिखाऊं तो इस प्रकार से 2 जलधाराएं इसको पूरा पूरा जो है वो घेरती हैं। एक मैंने आपको बताया सब अंटार्कटिका वाली, दूसरा मैंने बताया एक सब अंटार्कटिका के बाद अंटार्कटिका पोलर जलधारा। अब ये जो है इसके पश्चात यहां पर आप पाएंगे इस तरीके से यहां 2 जलधाराएं जो है वो घूम रही हैं, एक यहां पर और एक यहां पर। क्लियर? अब ये जो 2 जलधाराएं हैं, इसका मैं कलर थोड़ा चेंज कर दूं, ये जो 2 जलधाराएं हैं ये इस प्रकार से यहां घूम रही हैं और यहां पर ये आइसबर्ग टूटा है। अब एक जलधारा को कहा जाता है वेडेल गायर। गायर का मतलब जो है वो सागरी जलधारा जो एक राउंड के, एक सर्कुलर के मैनर में जो है वो रोटेट कर रही हो। एक को कहा जाता है वेडेल जलधारा, एक को कहा जाता है वास्तविकता में रॉस की जलधारा। फाइन। अब देखिए ये जो 2 जलधाराएं हैं इसके कारण, अब देखिए एक वेडेल एक रॉस, यहां पर 2 अन्य, और ये जो जा रही है येलो लाइन ये पोलर। अब ये सारी जलधाराएं इस स्थान पर प्रवाहित होती हैं। और इस चीज को समझ लीजिए कि ये जो आइसबर्ग टूटा है, यानी कि ये आइस शेल्फ है ये वाला हिस्सा, इससे आगे जाएंगे तो ये पतला होता जाएगा और पतले होने पर ये टूटेंगे ही। यानी कि आइसबर्ग का टूटना एक सामान्य सी भी एक घटना है। ठीक है, तो ये आइसबर्ग टूटकर अलग हुए। अलग होने के पश्चात ये बहना कब प्रारंभ करेंगे? जब कोई जलधारा आ जाएगी और यहां पर जलधाराएं उपस्थित हैं। अब काम की चीज ये है कि ये जलधाराएं जो है इसे किसी दिशा में बहाने वाली हैं। हमें बेसिकली अभी नहीं पता कि एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में ये जाएगा, पर इस चीज को समझ लीजिए कि ये किसी ना किसी डायरेक्शन में जरूर जाएगा। किस डायरेक्शन में जाएगा दिस इज नॉट कंफर्म, बट वन थिंग इज परफेक्ट कि जाएगा किसी ना किसी डायरेक्शन में। और जिस भी डायरेक्शन में ये जाएगा याद रखिए कि ये आगे जाने पर हो सकता है, यहां जो मैंने नाम मेंशन कर रखा है इसे कहा जाता है साउथ जॉर्जिया आइलैंड। याद रखिए साउथ जॉर्जिया आइलैंड जो है, अगर मैं आपको दिखाऊं इस तरीके से, तो यहां आपको जो है जस्ट अ सेकेंड, यहां आपको जो है इस प्रकार से दक्षिण अमेरिका दिखाई देगा इस तरीके से, और यहां नीचे आपको जो है वो फॉकलैंड आइलैंड दिखाई देगा। इसके नीचे जो है आपको साउथ जॉर्जिया दिखाई देगा और यहां नीचे की तरफ जो है आपको अंटार्कटिका वाला पोर्शन दिखाई देगा। फाइन। अब ये जो आप देख पाएंगे, ओके, ये जो आप पोर्शन देख पाएंगे
यहां से अगर वो आइसबर्ग चलना प्रारंभ करता है तो ये गायर जो मैंने आपको बताया, जिसे मैंने वेडेल सागर की गायर के नाम से बुलाया था, वो गायर हो सकता है इसे साउथ जॉर्जिया, इस आइलैंड तक ले जाए। और याद रखिए, अगर ये इसे साउथ जॉर्जिया लेकर जाती है, यानी कि ये दक्षिण जॉर्जिया तक जाता है, तो ये इससे टकराएगा। और टकराने पर प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, तो इस चीज को समझिए कि इस आइलैंड में जो है आपको पेंगुइन दिखाई देंगे। जस्ट अ फ्यू सेकेंड। इस आइलैंड में जो है आपको पेंगुइन्स दिखाई देंगे, इस आइलैंड में आपको सील दिखाई देंगी। पेंगुइन है, सील है और सी बर्ड्स हैं। और ये याद रखिए, ये सी बर्ड्स का जो है ब्रीडिंग प्लेस भी है, यानी कि प्रजनन का क्षेत्र भी है। यानी कि साउथ जॉर्जिया से अगर वेडेल सागर की जलधारा के कारण, वेडेल जलधारा के कारण यदि ये आइसबर्ग, जिसका नाम क्या है A23A, अगर ये प्रवाहित होता है तो ये जो है वो इससे टकराएगा। और टकराने पर ये जो जैव विविधता है, ये जो बायोडायवर्सिटी है, इसे काफी नेगेटिवली ये इंपैक्ट करने वाला है। दिस विल गोइंग टू बी अ नेचुरल डिजास्टर, ये एक प्राकृतिक आपदा के रूप में भी दिखाई देगा। अब इस चीज को याद रखिए कि ये इस स्थान का एकमात्र करंट अफेयर नहीं है, यानी कि इस स्थान पर कुछ बीते समय में काफी सारी घटनाएं हुई हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो इसी मैप के माध्यम से कुछ ही समय पहले मैंने एक और करंट अफेयर लिया था, जिसमें मैंने डिस्कस करा था बेसिकली कि आप पाएंगे, जस्ट अ सेकेंड, आप पाएंगे कि जो यहां पर वेलिंग्सहाउज़न सागर है, इस सागर के पास जो पेंगुइन्स हैं, जो सबसे बड़ा पेंगुइन होता है, जिसे एम्परर पेंगुइन के नाम से भी जाना जाता है, उनकी 10,000 से ज्यादा पेंगुइन्स की मृत्यु हुई थी। आज से कुछ महीने पहले मैंने करंट अफेयर कवर करा था, और 10,000 पेंगुइन एक बड़ा नंबर है। और याद रखिए, इनकी डेथ का कारण स्पष्ट तौर पर जो है वो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज था। ये कैटास्ट्रोफिक जो प्रजनन विफलता है, कैटास्ट्रोफिक ब्रीडिंग फेलियर है, ये इस कारण हुआ था। और ये कुछ नहीं है, मैं सामान्य से शब्दों से कहूं तो याद रखिए, ऐसे ही एक हिमपट्टी, ऐसे ही एक आइसबर्ग के ऊपर जो है वो नेस्टिंग करा करते थे, द्वीप के ऊपर नेस्टिंग करा करते थे पेंगुइन, और वो पूरा का पूरा हिस्सा ही ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण जो है वो पानी के अंदर समाहित हो गया। अंडों से बच्चे निकले भी नहीं थे और उनकी मृत्यु हो गई। अब वो जो घटना थी वो एग्जैक्टली थी बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, लेकिन यहां जो रॉन वाली जो हिमपट्टी है, उससे इस आइसबर्ग का टूटकर अलग होना, ये एक सामान्य घटना भी हो सकती है। हां, यहां मैं स्पष्ट कर दूं कि सामान्य घटना है हिमपट्टी का टूटकर एक ग्लेशियर का अलग होना, एक हिस्से का अलग होना, लेकिन उसका अलग होने की गति, उसके प्रवाहित होने की रफ्तार और उसका प्रभाव, इसमें हमारे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो इसे थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे कि ये सारी चीजें आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब जब आप यहां तक आए हैं तो याद रखिए कि मैं मानकर चलता हूं आपके लिए करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट रहा होगा, तो थोड़ा सा प्रयास करिएगा इसे शेयर करने का, पहली चीज। और दूसरी चीज, याद रखिए कि यहां इससे संबंधित आपको सारे डायमेंशंस पता होने चाहिए। जैसे जो जो सागर इसको सराउंड करते हैं, यानी कि अब ये न्यूज में आ चुका है, तो न्यूज में आने के पश्चात जो है ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी। तो पहली चीज तो मैं बता दूं कि रॉन है, रॉस है। रॉन ऊपर आता है, रॉस नीचे आती है, दोनों ही हिमपट्टियां या आइस शेल्फ मैं आपको बता चुका हूं। इसके बीच में जो है क्वीन ऑफ मोडेग रेंज है, जो ट्रांस अटलांटिक माउंटेन रेंज का पार्ट है। ट्रांस अटलांटिक माउंटेन रेंज जो है वो अंटार्कटिका को दो भागों में विभाजित करती है, एक पश्चिमी है, एक पूर्वी है। अब याद रखिए, जो पश्चिमी वाला भाग है इसे अंटार्कटिका का प्रायद्वीप भी कहते हैं, और पाल्मेयर्स क्षेत्र के नाम से भी इसे जाना जाता है। जो पश्चिमी भाग है ये थोड़ा सकरा है, थोड़ा संकीर्ण है, और एक पट्टी की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसे प्रायद्वीप कहा जाता है। एक तरफ वेलिंग्सहाउज़न है, एक तरफ जो है वेडेल सागर है। ये दोनों ही पहले न्यूज में रह चुके हैं। ओके, अब इससे इस प्रकार से नीचे आएंगे तो यहां पर एमेंडसन सागर आएगा, यहां पर दुर्विल आएगा, फिर डेविस आएगा, और उसके ऊपर जाएंगे तो किंग हॉकन एक सागर है वो आएगा। याद रखिए कि ईस्टर्न वाले पार्ट में ही आपको सारे रिसर्च सेंटर दिखाई देते हैं। यहां पर पहले रशिया का एक रिसर्च सेंटर था 1986 के आसपास, सोवियत यूनियन हुआ करता था उस समय, ये टूटकर अलग हो गया, इसलिए वहां से जो है वो संस्था को हटा लिया गया।
क्लियर। इसके साथ ही मैंने आपको पूरा इसका जो है वो डिस्क्रिप्टिव मैनर में पूरा वीडियो बना रखा है, अगर इसको आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही ये जो क्षेत्र है आप पाएंगे कि अपने पेंगुइन्स के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। यहां पर जो पेंगुइन्स मिलते हैं, याद रखिए पेंगुइन जो है वो आप पाएंगे दक्षिणी गोलार्ध में, जो दक्षिणी ध्रुव वाला हिस्सा है वहां के एंडेमिक है, यानी कि वहां की स्थानिक प्रजाति है, केवल वहीं मिलते हैं। उत्तरी ध्रुव में ये सामान्यतः उपस्थित नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पेंगुइन केवल और केवल इसी स्थान पर मिलते हैं। आप पाएंगे कि पेंगुइन की कुछ प्रजातियां जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी निवास करती हैं। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहती हैं उनमें से एक जो है गैलापागोस है, ये द्वीप है, दक्षिण अमेरिका में आते हैं। फाइन। इसके अलावा जो ध्रुवीय क्षेत्र में रहते हैं उसमें सबसे बड़ा जो है एम्परर पेंगुइन है, सबसे छोटा जो है वो ब्लू पेंगुइन होता है। साथ ही एक इजाबेलिन नाम से एक जो है पेंगुइन होता है, जो 10,000 में एक पेंगुइन होता है, जिसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हल्का ब्राउन कलर का होता है। ये एक डिप्रेशन में चला जाता है क्योंकि अदर कोई भी पेंगुइन इसके साथ ब्रीडिंग नहीं करता। ये खारे पानी को पी सकते हैं क्योंकि इनके अंदर एक प्रकार की ग्रंथि होती है जिसे ऑर्बिटल ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। साथ ही इनके जो फर होते हैं उसमें एयरलॉक सिस्टम होता है, जिस कारण ये पेंगुइन सर्वाइव कर पाते हैं। ये सारे पेंगुइन करंट अफेयर में आएंगे क्योंकि हो सकता है आइसबर्ग जो है आने वाले समय में टकरा जाए किससे, साउथ जॉर्जिया आइलैंड से। और मैं बता दूं साउथ जॉर्जिया जो आइलैंड है ये ब्रिटेन का ओवरसीज एरिया है और ये जो क्षेत्र है ब्रिटेन ने काफी समय पहले से ऑक्यूपाई कर रखा है। क्लियर। तो आई थिंक आपके लिए सारी इंफॉर्मेशंस काफी इंफॉर्मेटिव रही होंगी, काफी इंपॉर्टेंट रही होंगी। तो मैं मानकर चलता हूं कि आप सभी से जरूर शेयर करेंगे, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।